अभी तक हमने रीड किया एलिमेंट ऑफ आर्ट, इसमें हमने लाइन, फॉर्म, शेप, फैब्रिक, टेक्सचर, कलर्स के बारे में पढ़ा। अब हम रीड करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इन ड्रेस मेकिंग। डिजाइन के सिद्धांत, परिधान में डिजाइन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो डिजाइन के हैं दो प्रकार के, नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल डिजाइन, नंबर 2 इज डेकोरेटिव डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल, दिस डिजाइन इज फॉर्म्ड बाय स्टिचिंग पीस टुगेदर लाइक कॉलर, कफ, योक, प्लेट्स एक्सेट्रा। मतलब जो डिजाइन पोशाक को स्टिच करते समय यूज किया जाता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। जैसे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ पीस जोड़कर किसी कॉलर अलग कलर का बना के फिर वो सूट बनाना, इस हिसाब से वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल डिजाइन। दूसरा हमने पढ़ा है डेकोरेटिव डिजाइन। डेकोरेटिव डिजाइन इज मेड आफ्टर द ड्रेस इज स्टिच्ड। जैसे ड्रेस स्टिच हो गई है उसके बाद अगर हम कोई डिजाइन बनाते हैं उसके ऊपर, उसे कहेंगे डेकोरेटिव डिजाइन, मतलब अलंकृत नमूना। बाद में जो डिजाइन स्टिच होने के बाद बनाया जाता है उसे कहेंगे डेकोरेटिव डिजाइन। जैसे कि स्टिच होने के बाद उस पर बटन लगाना, लेस लगाना, फ्रिल्स लगा देना या एम्ब्रॉयडरी करके, तो ये क्या हो जाएगा? डेकोरेटिव डिजाइन। दो तरह के डिजाइन बता दिए। अब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में क्या क्या आ जाएगा? नंबर 1 इज बैलेंस। बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ द ड्रेस, डिजाइन शुड बी identical on both sides. Balance may be achieved in 2 ways. अगर हमने कोई डिजाइन बनाया तो वो दोनों साइड होना चाहिए, ये तो मान के चलना चाहिए। फॉर्मल, तो इस प्रकार से वो बैलेंस दो प्रकार का हो जाएगा। फॉर्मल बैलेंस, अगर when structural decoration and accessories are almost identical on both sides from the center of the dress. ड्रेस के बीच से दोनों साइड एक जैसी डिजाइनिंग की गई है उसे कहेंगे फॉर्मल बैलेंस। दिस इज एन ईजी वे ऑफ बैलेंसिंग बट सच बैलेंस लीड्स मोनोटोनी टू द ड्रेस। ये देखने में तो अच्छे रहते हैं कई प्रकार, लेकिन कई बार इससे एक रास्ता भी डिजाइन में आ जाती है कि दोनों तरफ एक से शाही डिजाइन। तो दूसरा आ जाता है इनफॉर्मल बैलेंस। व्हेन द स्ट्रक्चर, डेकोरेशन एंड accessories are different on both sides from the center of the dress. ड्रेस के बीच में सेंटर पार्ट में से दोनों साइड अलग अलग तरह की डिजाइनिंग हो तो इसे कहा जाता है इनफॉर्मल डिजाइन बैलेंस। अब इसके नीचे दिया हुआ है एग्जांपल, ये हो गया फॉर्मल का, ये हो गया फिगर बी हो गया इनफॉर्मल का। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। और बैलेंसिंग इन डिफिकल्ट इन इनफॉर्मल बैलेंस बट कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग डार्क कलर्स, प्लेट्स, बटन्स, एम्ब्रॉयडरी। जो इनफॉर्मल बैलेंस होता है इसको बनाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अब जैसे बटन का यूज किया, लेस का यूज किया, इस प्रकार इन दोनों को यूज करने से इनको हम अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। टू क्रिएट बैलेंस प्रोपोर्शन शुड बी जस्ट जुडिशली। इनका प्रोपोर्शन, अनुपात देखना भी जरूरी होता है। ड्रेसेस विद दिस टाइप ऑफ बैलेंसिंग आर मोर अट्रैक्टिव एंड आर ऑफन यूज्ड ऑन फॉर्मल ओकेजन्स। ये कभी कभार ही डाल जाती हैं लेकिन देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। जो फॉर्मल बैलेंस होते हैं वो एक तरह से एक रास्ता उत्पन्न करते हैं ड्रेस में, लेकिन ये इनफॉर्मल जो ड्रेसेस होती हैं मोर अट्रैक्टिव, बहुत मतलब एक तरफ से आकर्षित करती हैं हमें अपनी तरफ। फॉर्मल बैलेंस मतलब औपचारिक संतुलन और इनफॉर्मल बैलेंस अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन मध्य से ड्रेस के दोनों तरफ से उनका आकर्षण, रचना, आकर्षण और अलंकार एक समान रहते हैं, और अनौपचारिक में रचना, आकर्षण और अलंकार दोनों तरफ, मध्य से दोनों तरफ में भिन्नता होती है। प्रोपोर्शन, बैलेंस के बाद आ जाता है प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। जैसे अब बटन, योक, कॉलर, कफ, पॉकेट्स एक्सेट्रा शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द ड्रेस। जो ड्रेस के बटन हम यूज कर रहे हैं, योक साइज उसका, कॉलर, कफ और पॉकेट्स जो हैं उनकी उस ड्रेस के साइज के अनुपात में होनी चाहिए। जैसे नीचे दिया हुआ है इसी का एग्जांपल, अ लार्ज पॉकेट और बिग साइज बटन्स इफ अपेंडेड ऑन ए स्मॉल फ्रॉक वुड लुक ऑड बिकॉज दे आर नॉट इन राइट प्रोपोर्शन ऑन द फ्रॉक. Small pocket and buttons would look
more appropriate on a small frock. अगर छोटा फ्रॉक है तो उसके ऊपर बड़ी पॉकेट या बड़े साइज के बटन अच्छे नहीं लगेंगे। और वही अगर छोटी ड्रेस पे अगर छोटे पॉकेट्स ना या छोटे बटन लगाएं तो इससे बहुत अच्छी वो ड्रेस लगेगी। नेक्स्ट है द गोल्डन रूल इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज टू डिसाइड द अनइक्वल पार्ट्स देन डिवाइडिंग इन इक्वल पार्ट्स। दिस लुक मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। अब ये योग का प्रोपोर्शन दिखाया गया है सलवार कमीज। डिवाइडिंग द बॉडी इन 2 इक्वल पार्ट्स वुड नॉट अपील मच। सिमिलरली द इक्वल लेंथ ऑफ स्कर्ट एंड टॉप इज आल्सो नॉट डिजायरेबल। किसी भी पोशाक का अगर विभाजन करना हो तो उसका सबसे बड़ा अच्छा रूल है कि उसको बराबर डिवाइड ना करके छोटे बड़े हिस्सों में डिवाइड करें। यह ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि सलवार कमीज अगर है तो अगर हम उसे बराबर बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार इक्वल लेंथ ऑफ स्कर्ट एंड टॉप इज आल्सो नॉट डिजायरेबल। इसी प्रकार स्कर्ट और टॉप की लेंथ भी अगर सेम होगी तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। इन फ्रॉक द लेंथ ऑफ योक एंड स्कर्ट शुड बी इन राइट प्रोपोर्शन। इसी प्रकार योक का भी जो बना हुआ डिजाइन होता है वो भी उसके घेरे के अनुसार ही होना चाहिए। नीचे जो दिया हुआ है वो सही, एक तरफ तो सही नहीं है प्रोपोर्शन, जो शोल्डर के बीच में आ गया, और दूसरा जो नीचे दिया हुआ है शोल्डर से नीचे वो प्रोपोर्शन योक का सही है। इसके बाद डिजाइन में आ जाता है डिजाइन के प्रिंसिपल में रिदम। लय कैसे बनाई जाती है? जैसे बाय रिपीटिशन ऑफ लाइंस, कलर्स एंड एसेसरीज। एसेसरीज को दोबारा, जैसे लाइंस 1 लाइन 2 लाइन, ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको रिपीट करके। रेडिएशन, ऐसे तिरंगे बनाकर रिदम लय लाई जा सकती है ड्रेस में। इसके अलावा ग्रेडेशन, ग्रेड देकर, ये देखो छोटा आकार उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये जैसे ग्रेड देकर इस प्रकार ड्रेस में रिदम लाई गई है। तो 3 टाइप हो गई, रिपीटिशन रिपीट करके, रेडिएशन से और ग्रेडेशन से। ठीक है, इसके बाद है एम्फेसिस, दबाव। मतलब हम वो पार्ट जो हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे नेक लाइन को अट्रैक्शन बनाया हुआ है तो इसमें एम्फेसिस किया गया नियर नेक। इसमें वेस्ट लाइन के बाद अट्रैक्शन है तो यहाँ पर देखो डिजाइनिंग से अट्रैक्शन का पीस बनाया गया यहाँ पे वेस्ट लाइन के पास। देयर इज सम प्रोपोर्शन इन एवरी ड्रेस विच इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। द पोर्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एम्फेसिस। उस जगह को वो दबाव कहा जाता है। तो दबाव देने के लिए क्या है? टू ले एम्फेसिस बटन्स, बेल्ट, लेस एक्सेट्रा ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड डार्क कलर में बी यूज। एम्फेसिस के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? बटन हो गए, बेल्ट होगी, लेस होगी, या जहां हम एम्फेसिस दबाव देना चाहते हैं वहां पर डार्क कलर को भी यूज करके हम एम्फेसिस कर सकते हैं। सैलिएंट फीचर ऑफ बॉडी फिगर कैन बी हाईलाइटेड एंड डिफेक्ट्स सबड्यूड बाय द यूज ऑफ एम्फेसिस। जो हम अपने बॉडी के जिस पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं उसको एम्फेसिस से बढ़ा सकते हैं, और कुछ पार्ट को हम सबड्यू भी करना चाहते हैं तो एम्फेसिस करके उसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मनी। हाई मतलब एक रूपता। हार्मनी मीन्स रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ ए ड्रेस। मतलब एक ड्रेस है तो वो पूरी एक जैसी लगे, ये ना हो कि वी गला है और नीचे चौरस कोई डिजाइन बना दिया, या चौरस गला है नीचे वी शेप में कोई डिजाइन बना गया, तो वो अलग अलग होने का एहसास होता है। तो वो लाइन, कलर, शेप गिव ए फीलिंग ऑफ वननेस। इन सबसे एकता की फीलिंग आनी चाहिए। यूनिटी इन ड्रेस कैन बी अचीव्ड बाय रिपीटेड यूज ऑफ लाइन्स एंड शेप्स। एग्जाम्पल विद स्क्वेयर कॉलर्स ओनली स्क्वेयर पॉकेट्स शुड बी अपेंडेड। जैसे कि अगर स्क्वेयर गला बनाया, कॉलर हमने बनाया, तो उस पर स्क्वेयर ही पॉकेट्स लगाएं, उस पर और किसी शेप की पॉकेट्स ना बनाएं, उससे उसकी हार्मनी खराब हो सकती है। Colors used in a dress also have unity. Example with the blue printed shirt only blue सलवार एंड दुपट्टा विल मैच। जैसे हम प्रिंट कर वो मैचिंग करते हैं तो कलर भी इनमें यूनिटी बनाने में या हार्मनी में सहायक होते हैं। जैसे कि ब्लू प्रिंट का शर्ट है तो उसके साथ ब्लू सलवार और ब्लू दुपट्टा मैच कर सकते हैं। देयर शुड बी यूनिटी इन टेक्सचर आल्सो।
ओनली सिल्क ब्लाउज गोज विल विद द सिल्क साड़ी। जो फैब्रिक है वो भी हारमोनी बनाने में इम्पोर्टेंट है। अगर सिल्क की साड़ी है तो उसके साथ सिल्क का ब्लाउज ही यूज करना चाहिए, सिल्क का ब्लाउज ही जाएगा। पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन वियरिंग द ड्रेस एंड द ओकेजन शुड बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। किसी भी ड्रेस को डालने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व और ओकेजन वो भी उसके अनुसार होना चाहिए। टेक्सचर एंड एसेसरीज ऑफ ए ड्रेस शुड आल्सो बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो ड्रेस का संरचना है और एसेसरीज, उस पर जो यूज किया गया है, एसेसरीज जो लगाई गई हैं, वो भी एक दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए। उनके अलंकार जो हम यूज करते हैं एक दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए। ड्रेस शुड रिफ्लेक्ट ए फीलिंग ऑफ वननेस। जैसे कि पहले बताया कि जो पूरी ड्रेस है उससे एक ही होने का भाव उत्पन्न हो। एवरीथिंग शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, द ड्रेस, द वियरर, द ओकेजन। ये सभी एक ही प्रतीत हो। जो ड्रेस डाली गई है, जिस अवसर पर डाली गई है और जो डाल रहा है, सब में एक रूपता दिखाई देनी चाहिए। टू मच सिमिलैरिटी इन ए ड्रेस लीड्स टू मोनोटोनी एंड अनइजीनेस। और बहुत ज़्यादा भी एक तरह से अनुरूपता होने से भी एक रास्ता और अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। देयरफॉर वैरायटी इज मस्ट फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट। तो ये सब होने में भी वैरायटी, विभिन्नता भी आवश्यक है। बट इट्स सिलेक्शन शुड बी जुडिशियस एंड विद इन लिमिट्स। तो इन सब का सिलेक्शन विवेकतापूर्ण और कुछ लिमिट्स के साथ ही होना चाहिए। हार्मनी इज रिलेटेडनेस विदाउट सेमनेस। मतलब हार्मनी होनी चाहिए बट एकदम से सेम होने का एहसास भी नहीं होना चाहिए। वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग कैन हेल्प इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ड्रेस विच विल बी अट्रैक्टिव टू लुक एट एंड कंपेटेबल टू द पर्सनैलिटी। कोई भी व्यक्ति कोई भी पोशाक डाले उससे उसके व्यक्तित्व को और ही ज़्यादा निखार आना चाहिए, वो खिलता हुआ फील होना चाहिए। ड्रेस शुड इन्हेंस द ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी ऑफ इट्स वीयर। कोई भी ड्रेस अगर कोई व्यक्ति डाल रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी और ब्यूटी को बढ़ाए ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।